नमस्कार साथियों। आज वीडियो के इस पार्ट में मैं आपसे आईपीसी की धारा इंडियन पिनल कोड की धारा 306 के बारे में चर्चा करूंगा और लास्ट में आपको मैं 304 बी जिसे दहेज हत्या कहा जाता है उसके बारे में चर्चा करूंगा। साथियों 306 एक ऐसी धारा है जिसके बारे में हम लोगों को एक ऐसी धारणा है कि अगर कोई भी व्यक्ति सुसाइड करता है और सुसाइड नोट अगर वो लिखता है, अगर हमारा नाम लिख देता है तो उस कंडीशन में हमें सजा हो जाएगी। पुलिस हो सकता है कि मुकदमा दर्ज कर ले केवल उसके नोट के आधार पर, लेकिन कोर्ट में सजा देने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट, कौन कौन से तत्व होना चाहिए 306 के अंदर जो 306 को जस्टिफाई करते हो कि इस कंडीशन में 306 के अंदर आरोपी को सजा दी जा सकती है। हम लोग कई बार ऐसा देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो सुसाइड कर लेते हैं और उसके बाद नोट शीट में ऐसा लिख देते हैं कि उसकी वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूँ, या फिर वो ऐसा कहीं बोल देते हैं, स्टेटमेंट दे देते हैं कि नहीं हम उसने उसकी वजह से सुसाइड किया है। तो ज़रूरी नहीं है कि केवल उसके बोलने से या फिर उसके केवल नोट के आधार पर किसी व्यक्ति को सजा दे दी जाए। जब मामला कोर्ट में विचाराधीन होता है, जब मामला कोर्ट में चलता है, जब प्रोसीडिंग चलती है और उसके अलावा बहुत सारे पॉइंट हैं जो देखे जाते हैं, उन पॉइंट्स में साथ ही सबसे एक महत्वपूर्ण ये है कि 306 की धारा कब लागू हो सकती है। अगर हम 306 की धारा को हम समझ रहे हैं तो इसके लिए हमें आईपीसी की धारा 107 को भी समझना होगा, जिसमें बताया गया है कि दुष्प्रेषण का क्या मतलब होता है, कब माना जाएगा कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को उकसा रहा है। तो साथियों इसका जो पहला पॉइंट है वह यह है कि उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाना। उसका दूसरा पॉइंट है कि उस काम को करने के लिए ऐसा कोई षड्यंत्र करना जिससे सामने वाला व्यक्ति सुसाइड कर ले। इसका जो तीसरा पॉइंट है वह यह है कि उस बात को करने के लिए साशय मीन्स इंटेंशनली ऐसा कुछ काम करना, ऐसी कुछ सहायता करना जिससे सामने वाला सुसाइड कर ले। अगर ये तीनों इंग्रेडिएंट रहते हैं तब माना जाएगा कि सामने वाले व्यक्ति 306 के अंदर दोषी है और उसे 306 के अंदर सजा दी जाए। इस आईपीसी की धारा को साथियों हम दो महत्वपूर्ण जजमेंट के जरिए समझते हैं। एक जजमेंट था वजीर चंद बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा। इस जजमेंट में बताया गया था कि किस तरह से घटना हुई और उसके बाद आरोपी को बरी कर दिया गया था। इस मामले में मृतका ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी और आत्महत्या संबंधी उसने कोई भी नोट नहीं लिखा था, ना तो मृतका ने कोई भी स्टेटमेंट दिया था। हाँ, मृतका के कपड़ों से मिट्टी के तेल की महक के साक्ष्य थे, स्टोव से जल जाने की संभावना के साक्ष्य थे, मृतका को जानबूझकर अस्पताल ले जाने में विलम्ब करना ये भी प्रतीत हो रहा था। उसी दौरान रेडियो और टीवी की आवाज़ को इतना तेज़ कर दिया गया था जिससे उसकी चीख पुकार की आवाज़ सुनाई ना दे, ये भी पॉइंट साक्ष्य में थे। लेकिन कोर्ट ने इन पॉइंट को दोष सिद्धि के लिए, आरोपी को दोषी मानने के लिए भरोसेमंद नहीं माना और उसने आरोपी को कोर्ट को बरी कर दिया। इसके अलावा एक दूसरा जजमेंट है जो इसी तरह का है, जिसमें भी एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया था और ये मामला था नेताई राम वर्सेस पश्चिम बंगाल। ये 2005 का जजमेंट था, ये सुप्रीम कोर्ट में से डिसाइड हुआ था। इस फैसले में, इस प्रकरण में कंपनी का एक कर्मचारी था जिसका ट्रांसफ़र कर दिया गया। उसके बाद कंपनी के कर्मचारी ने जिस जगह पर उसका ट्रांसफ़र किया गया वहाँ पे उसने कार्यभार ग्रहण नहीं किया और वह 2 वर्ष तक अनुपस्थित था। उसके बाद उसने इस्तीफ़ा दे दिया और यह कहते हुए उसने इस्तीफ़ा दिया कि जो काम है उसका संतोषजनक कार्य नहीं है, वह उसका विरोध करता है, उसे पसंद नहीं, इसलिए उसे इस्तीफ़ा दे दिया और इसके कुछ टाइम बाद उसने सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट में उसने कंपनी के ही एक व्यक्ति का नाम का जिक्र किया था जो कि वहाँ पे बरामद किया गया था। पुलिस ने उस सुसाइड नोट के आधार पर मामला रजिस्टर कर लिया। आत्महत्या के इस नोट में उसके विरुद्ध कुछ भी ऐसा कथन नहीं किया गया था कि उसने मृतक को कोई हानिकारी की थी। मतलब जिस व्यक्ति को उसने कहा था कि सामने इस व्यक्ति ने की वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूँ, तो उसने ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया था कि उस व्यक्ति ने उसको किस तरह से नुकसान पहुँचाया। वहाँ पे ऐसा भी कोई जिक्र नहीं किया गया था कि सामने वाले व्यक्ति ने उसका वेतन को रोका था जिसकी वजह से सुसाइड कर रहा है, या फिर उसने ऐसा कोई कार्य किया हो जिसकी वजह से सुसाइड कर रहा हो। उसके अलावा जो परिवादी थे जिन्होंने कंप्लेन किया था उन्होंने भी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, उन्होंने भी ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि जो मृतक है उसको, जिसको उन्होंने आरोपी बनाया है, व्यक्ति किस तरह से परेशान कर रहा था, किस परिस्थिति में परेशान कर रहा था और कौन कौन से
उस समय परिस्थितियां थी जिसकी वजह से उसको सुसाइड करना पड़ा उस आरोपी की वजह से, इन सब बातों का जिक्र नहीं किया गया, ना तो साक्ष्य में कोई उपस्थिति इनकी। तो केवल इस आधार पर कि उसने सुसाइड नोट में नाम लिखा है, इस आधार पर 306 के अंदर आरोपी को बरी कर दिया गया। और जो भी पॉइंट थे उनको 306 के जो इंग्रेडिएंट हैं वो फुलफिल नहीं करते हैं, इसलिए जो भी व्यक्ति उसमें आरोपी था उसे छोड़ दिया गया और वहाँ पे दोष सिद्धि नहीं हुई। तो साथ ही ये दो जजमेंट हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह के मामलों में 306 का मुकदमा दर्ज तो हो सकता है, पुलिस कर सकती है, लेकिन किस तरह के मामलों में 306 के अंदर दोष सिद्धि की जाती है, मतलब आरोपी को सजा दी जा सकती है। अब हमने एक और भी धारा का जिक्र किया था 304B, जिसे दहेज मृत्यु के नाम से हम जानते हैं। साथियों, दहेज मृत्यु तब कहा जाता है जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है, या उसके विवाह के 7 वर्ष के अंदर असामान्य परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो जाए। हाँ, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण ये है कि उसकी मृत्यु के कुछ वर्ष पूर्व उसके पति या पति के रिश्तेदार के द्वारा दहेज के लिए किसी भी तरह की क्रूरता की जा रही है, उसे परेशान किया जा रहा है, उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो अगर इस तरह का कोई मामला है तो वहाँ पर दहेज मृत्यु का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है 304B के अंदर। इस मामले में भी एक जजमेंट है जिससे हम समझ सकते हैं कि 304B के इंग्रेडिएंट क्या क्या हैं। ये जजमेंट था बक्सी राम बराम स्टेट ऑफ पंजाब, ये 2013 AIR में पब्लिश हुआ था। इसमें इस जजमेंट में बताया गया था कि दहेज मृत्यु के लिए 2 बातें होना जरूरी है। पहला ये है कि अप्राकृतिक मृत्यु हो, मीन्स वो नेचुरल डेथ ना हो, सामान्य परिस्थितियों में डेथ ना हो। दूसरा है मृत्यु से ठीक पूर्व दहेज की मां को लेकर निर्दयतापूर्वक व्यवहार अथवा परेशान किया जाना। साक्ष्य से यह प्रमाणित होना चाहिए कि मृत्यु से ठीक पूर्व उसे किसी भी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था दहेज को लेकर। तो साथियों, इस कंडीशन में 304B का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। सामान्यतः पुलिस केवल प्राइमा फेसाई किसी भी पॉइंट को देखते हुए 304B या फिर 306 का मुकदमा दर्ज कर सकती है, लेकिन कोर्ट केवल पुलिस के FIR के आदेश के आधार पर उस पर सज़ा नहीं देती है। कोर्ट इन जो भी इंग्रेडिएंट बताए गए हैं हमारे IPC में, अगर वो फुलफिल हो रहे हैं तो ही सज़ा दी जाएगी। तो साथियों, ये था 306 और 304B के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको कुछ सवाल है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए या मेल के जरिए। धन्यवाद साथियों।